Good evening, dear students. Welcome back to the online platform of the Study Norm. मैं भानु गुप्ता आज काफी लंबे समय के बाद आप सबके पास आया हूं क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा जो था अप्रोच किया रिगार्डिंग कि सर अब हमारी प्रैक्टिस जो है सिलेबस तो हम पढ़ चुके हैं, अब ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रैक्टिस करवाइए। जो आजकल जेकेएसएस भी अपना नया पैटर्न यूज कर रही है उन पे क्वेश्चंस लाइए। तो वो भी बच्चे परेशान थे, मैंने उनको एक हौसला दिया। मैंने कहा आप घबराइए मत, तो जो मुझसे वन ऑफ द बेस्ट सर्विस होगी वो मैं आपको क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। और जो आप ये चीजों के अंदर एक मिथ बनाकर बैठे हुए हैं कि क्वेश्चन जो आजकल पेपर का पैटर्न जेकेएसएस भी यूज कर रही है तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डाउट्स क्लियर हैं, आपको उस टॉपिक का कंटेंट पता है कि इसमें क्या चीजें आती हैं, तो क्वेश्चन जिस मर्जी वे में वो पूछ लें वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको सही तरीका एक यूज करना है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको वो सारे पैटर्न दिखाऊंगा जो जेकेएसएसबी ने पूछे जाने वाले और जो आपको काफी ज्यादा डाउट दे रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर हम कैसे डील करेंगे। और अगर इस वे में अलग वे में पूछा, मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजंस में या एनी अदर वे में वो क्वेश्चन पूछता है तो हम उसे कैसे टैकल करें। आपको अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत, तो क्वेश्चन कैसे करना है आज के इस लेक्चर में मैं आपको साथ साथ में जो नए बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं तो मैं उनके लिए भी शॉर्ट में एक एक टॉपिक को समझाता जाऊंगा। पूरा ओवरऑल लेक्चर तो मैं नहीं ये सब टॉपिक समझा पाऊंगा, हाँ जो उस क्वेश्चन का टॉपिक होगा वो थोड़ा मैं आपको एक आइडिया देते रहूंगा। और जो ऑलरेडी उस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं वो अपनी प्रैक्टिस को और अपने ऑप्शंस को मजबूत रखिएगा कि क्वेश्चन मैं ये दिखाऊंगा कि आपको कैसे वहां पे उस ट्रिक को यूज। चलिए, सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है जी, तो जो बच्चे काफी टाइम से घबराए हुए थे कि सर अब जेकेएसएसबी जो है खूंखार बनता जा रहा है, हमारे लिए आक्रमण करने जा रहा है, नए नए ओहदे बना रहा है कि कैसे मैं इन बच्चों को, तो आप अपने कॉन्सेप्ट में मजबूत है तो हरा कोई नहीं सकता। आपको अपने टॉपिक्स को मजबूत करके, कोई भी टॉपिक है किसी भी किताब का क्वेश्चन कोई भी टॉपिक कंपोनेंट पे है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं हो। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आज के इस नए टॉपिक पे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहां पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल जेकेएसएसबी वाले, घबराने की बात नहीं है। इन सब में से आपको ये चुनना है कि इन सब में से गलत क्या है। बट जब भी आप क्वेश्चन देखिए, मैं टाइम लूंगा क्योंकि मुझे टॉपिक भी साथ साथ में बच्चे को एक एमसीक्यू के अंदर समझाना है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर रहे। टॉपिक आ रहा है किसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर, डेप्रिसिएशन। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये शॉर्ट में मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि बेटा जी डेप्रिसिएशन जो है, तो मैंने, और हाँ जो मेरे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं वो मेरे दोबारा स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर वो सारे मैंने मेंशन किए हुए बेसिक टर्म्स, वो आपको दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है नहीं। तो डेप्रिसिएशन जो है वो सबसे पहले क्या है, आपके पास एक एक्सपेंस है, ये मैंने बताया हुआ है, और ये एक नॉमिनल नेचर में होता है। और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये डेप्रिसिएशन जो है हमेशा कहां जाएगा, हमारी डेबिट से, ये खर्चा है। ये मैंने एक शॉर्ट बच्चे उन बच्चों के लिए जिन्होंने डेप्रिसिएशन को कभी पढ़ा भी नहीं। अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ कि इसमें हमें एक गलत ऑप्शन मार्क करके बताना है कि डेप्रिसिएशन क्या है, कि उसके सही वाले अलग करिए और इनकरेक्ट वाला बाहर निकालिए। डेप्रिसिएशन इज ए पार्ट द ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग खर्चे जो होते हैं वो बिजनेस की हर एक एक्टिविटी को चलाने के लिए, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, दैट इज एन ऑपरेटिंग। तो डेप्रिसिएशन भी जो है ये वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो मैंडेटरी हैं, आपको खर्चा करने हैं, दैट मींस कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है, clear? तो ये भी आपका ऑप्शन जो होगा वो सही रहेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड टू नो द करेक्ट प्रॉफिट
बिल्कुल सही है कि डेप्रिसिएशन जब प्रोवाइड किया जाता है आपका खर्चा इसलिए डाला जाता है क्योंकि आपने उस पर प्रॉफिट निकालना है। क्लियर? तो ऑप्शन ये भी आपका सही होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन आपका ये भी सही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएशन जो है वो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स को कम करता है। बिल्कुल कम करता है जी, क्योंकि उससे क्या होता है आपके एसेट्स की कीमत कम होना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज ऑल्सो ए करेक्ट। तो बेटा जी अब ये तीन तो करेक्ट निकल गए। ठीक है जी, अगला वाला कई कबार क्या होता है कि ऑप्शन में गलती हो जाती है उनसे, सही सारे डाल देते हैं, तो क्योंकि लास्ट में आपको पता है जब एग्जाम देने के बाद आप वापस आते हैं तो सारे क्वेश्चन चेक करते हैं। फिर भी हम अपना क्वेश्चन इस पॉइंट को पढ़ते हैं। एप्रिसिएशन इज मेनली कॉज ड्यू टू फुल इन द मार्केट प्राइस। क्या डेप्रिसिएशन लगाने से मार्केट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, वहां पे उसकी वैल्यू को क्या पूरा कर देता है? तो जैसे सही आपका ऑप्शन जो आपने पेपर में मार्क करना है वो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? दैट इज ऑप्शन डी। ये भी आपका 1 मार्क्स जो था एग्जाम में आपको सही नंबर। ठीक है जी, तो ये मैंने उन बच्चों को पहले समझाने के लिए बताया कि एक एक स्टेटमेंट किस तरह से आपने फॉलो करनी। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट, और प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आज के लेक्चर, आज जो आप लेक्चर अटेंड करेंगे यही एक मेरे लिए सिर्फ लाइक कमेंट और आप उसे शेयर करें, यही मेरे लिए एक मोटिवेशन लेक्चर होगा कि मैं दोबारा से इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ नए लेक्चर्स, कुछ नए क्वेश्चन। और ये नहीं है कि मैंने कॉपी पेस्ट करके, ये मैंने बड़े हाई क्वालिटीज जो बुक हैं उनमें से क्वेश्चंस निकाले, खुद टाइप करके आप सबके लिए बना। क्लियर? चलिए आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? मैच द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी समझिए। आपको सबसे पहले मैंने इनकरेक्ट कर दिया, इसी तरह से मैच द फॉलोइंग आएगा। क्लियर? अब इनकरेक्ट में आपको क्या था? गलत निकालना है, और मैच द फॉलोइंग में आपको मैच फॉलो करने हैं। ये आपके पास लिस्ट ए बी सी एंड डी, ये आपके कोड्स रहेंगे पेपर में। सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाइड करना है हमेशा लिस्ट वन में से पूछा किस टॉपिक पे। ठीक है जी, टेंजिबल एसेट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मैंने पिछले लेक्चर मेरे देख लीजिए, सब कुछ मिलेगा इस पे। आर्टिफिशियल पर्सन ये भी मिलेगा वहां पे। क्लियर? जिसमें मैंने अपना पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट है वो मैंने सारा समझाया, ये उसी से रिलेटेड है। इंटेंजिबल अकाउंट। क्लियर? तो ये मुझे पता चल गया कि ये किसके बारे में, एसेट्स के बारे में बात कर रहा है और मेरे एक पर्सनल अकाउंट्स के बारे में, जिसने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है? एग्जाम में इन सब के साथ इसे मैच करवा। क्लियर? तभी तो कोर्स बन पाएंगे। अब बच्चा देखिए, मेन चीज होती है, बच्चा कहता है सर मुझे क्या है, एक ऑप्शन के बारे में पता है, लाइक फॉर एग्जांपल टेंजिबल के बारे में उसको। अब वो बच्चे ने पढ़ा है दिमाग में, टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन सी एंड टच, जिसे मैं देख सकता हूं, हाथ लगा सकता हूं। वो क्या करता है? एग्जाम में ऑप्शन ढूंढता है, तो टेंजिबल जो देखता है वो सीधा मार्क कर देता है बिल्डिंग के ऊपर। तो पहले दूसरे ऑप्शन का उसे ऑप्शन पता चल गया जी भाई साहब कितना है? 4। चलिए जी, अब भी देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। वो हमारे पास क्या बन जाता है? ऑप्शन 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? थर्ड। देखिए कहां कहां मिला। सेकंड वाले में क्या आपको 4 ऑप्शन है? ये ऑप्शन नहीं, ये पहली बार निकाल दीजिए। फिर उसके बाद सेकंड वाले में 4 ऑप्शन था और लास्ट वाले में थर्ड है, बिल्कुल है, बट यहां पे मैच नहीं कर रहा, तो इसे बार तो 2 ऑप्शन आपके। अब बच्चा जब फंसा होता है इस क्वेश्चन के लिए, अब उसके बाद बचते हैं 2 पार्ट। आर्टिफिशियल पर्सन, ये जिन बच्चों ने पढ़ा है मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आर्टिफिशियल जो होता है व्हिच वी कैन नॉट सी दैट बट देयर एग्जिस्ट, बट देयर नेम इज टू बी एग्जिस्ट इनटू द मार्केट। आर्टिफिशियल पर्सन के होते हैं जिनका नाम मार्केट में पहचान बताती है। ठीक है जी, यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का दिया गया हुआ है, तो बैंक अकाउंट जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो फर्स्ट ऑप्शन का ऑप्शन क्या रहा? सेकंड वाला। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट वी हैव टू पे समथिंग इनटू द बिजनेस, तो हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, थर्ड वाले का ऑप्शन क्या रहा? फर्स्ट वाला। देखिए 2 4 1 3, तो मेरा यहाँ पे जब मैंने अपने वर्किंग नोट्स बनाए, जब मैंने एग्जाम में रफली स्टार्ट करना स्टार्ट किया, तो मेरा ऑप्शन ये बन रहा है। तो फिर ऑटोमेटिकली देखिए आपका ऑप्शन जो होगा सही मार्क कर देगा, आपका 1 मार्क्स जो होगा आपके हाथ। क्लियर? तो मैच द फॉलोइंग में कुछ टाइम दीजिए, अगर कुछ चीजों के बारे में नहीं पता तो उसको 2 मिनट के लिए होल्ड पे, फिर उसे मैच किए, क्योंकि सबसे पहले आपको गलत वाले बाहर निकाल। फिर चलिए आगे देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है assertions पे और रीजंस पे। अब ये भी एक नया वे है, आजकल जो जेकेएसएसबी ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, बट इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो assertion क्वेश्चन दिया गया है क्या वो उसका रीजन सही एक्सप्लेन किया गया है, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह। फिर अब चलते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़नी है, हमें स्टेटमेंट के बेसिस पे पता चलेगा कि क्या उसका रीजन वैलिड है या नहीं। लीगल फीस, लीगल फीस है, कानूनी की फीस है, मतलब कोर्ट की फीस है। पेड टू एक्वायर्ड एनी प्रॉपर्टी, मैंने पैसा वकील को पे किया किसी प्रॉपर्टी के लिए, ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है, अगर मैं 50 लाख की गांधीनगर में बिल्डिंग ले रहा हूं और 1 लाख रुपए वकील को दे रहा हूं, तो भाई साहब अगर मैंने कोई 50 लाख की बिल्डिंग की प्रॉपर्टी थी और उस दौरान मैंने 1 लाख रुपया वकील को दिया, तो वो क्या उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बना? बिल्कुल बना। क्या बना? दैट इज 51 लाख। क्योंकि प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको कानून की फीस तो देनी पड़ेगी, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, ये हो गया एक रीजन उसका। लीगल फीस इज इंकर टू प्रोसेस द ओनरशिप राइट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्या जो लीगल फीस है क्या उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है कानूनी तौर पे जो आपने एक ओनरशिप लेनी थी? एंड हेंस इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरी बेसिक टर्म्स देख लीजिएगा, वहां पे आपको इसका रीजन पता चल जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं ये बता देता हूं, अगर आपने कोई 50 लाख की मशीन ली है, 5 लाख रुपए का खर्चा किया है, जब तक वो मशीन ऑन नहीं हो जाएगी उसके साथ जो वैल्यू होगी वो पूरी 55 लाख की बनेगी, वो बनाएगी आपका कैपिटल। तो ये चीज और ये चीज आपस में दोनों इंटर रिलेट करते हैं। तो इस दौरान सबसे पहले ए, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो एक्सप्लेन की हुई सेकंड में वही उसका रीजन, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो दोनों में से दोनों, मैं तो अभी क्वेश्चन को ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं। तो आपने ये एग्जाम, ये मैं गलत ऑप्शन पहले ही बाहर निकाल दूंगा। अब आ जाइए सेकंड ऑप्शन पे, बोथ ए एंड आर ट्रू, assertion भी सही है और रीजन भी सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताता। तो मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कॉस्ट को बेयर करता है जब आप कोई भी पार्ट लेते हैं, उसके साथ जितने भी चार्जेस होते हैं वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। तो मुझे अपना ऑप्शन पता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो मैं इसको गलत को बाहर। तो बेटा जी, जो मेरा सही ऑप्शन रहेगा वो मेरा फर्स्ट वाला होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका रीजन जो है वो दोनों का सही बताया गया। क्लियर हो गया जी? आई होप ये assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन भी आपको, फर्स्ट आपने क्वेश्चन टॉपिक किया इसके बारे में, दैट इज द आपको इनकरेक्ट फॉलो करना था। सेकंड आपने मैच द फॉलोइंग देखा। थर्ड वाला जो था assertion एंड रीजंस के बारे में आपने देखा। तो मैंने इस बार आपको एमसीक्यूज के नहीं, हाँ लाए हैं, वो भी प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, लिमिटेड लाए हैं, बट जो मेन आपका जो बच्चों का मैसेज हमें बार बार आ रहा था कि सर आप हमें इस टाइप के करवाइए, हमने वो भी आपके लिए, हम पीछे नहीं हटे हैं, हम पूरे लास्ट एग्जाम तक आपके साथ हैं। जो आपकी जो भी डाउट्स क्यूरीज हो तो आप उसे लिख दीजिए करें, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब इसे ध्यान से करिएगा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए। क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में उसे लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है अबाउट एसेट, एसेट के बारे में, एज पर लिक्विडिटी ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट जब भी बनाई जाती है वो दो तरीके से बनाई जाती है। एक बनाई जाती है किस बेसिस पे? इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है जी। एक बनाई जाती है इन द ऑर्डर ऑफ द परमानेंस और एक बनाई जाती है दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बेसिस, ठीक है जी। तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने बैलेंस शीट के बारे में नहीं पढ़ा, तो समझ लीजिए यहां पे मैं साथ साथ में टॉपिक भी समझाता जा रहा हूं, जितना मुझसे उसके बारे में समझाया, इन द ऑर्डर ऑफ द परमानेंस एंड इन द ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी। बट एग्जाम में हमें पूछा गया है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या होता है बेटा जी, यहां पे हमारे पास करंट एसेट्स पहले आते हैं, पहली बात, और जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो हमारे पास बाद में आते हैं। परमानेंस में क्या होता है, पहले फिक्स एसेट्स आते हैं
ठीक है जी। और फिर करंट एसेट आते हैं, ये दोनों का पहले एक डिफरेंस जान लीजिए। फिक्स एसेट पहले आते हैं, करंट एसेट बाद में आते हैं। इसमें करंट एसेट पहले आते हैं और फिक्स एसेट बाद में आते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले आपको करंट एसेट्स कंसीडर करने हैं, पहले लगाने हैं, और फिक्स एसेट्स बाद में लगाने। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने करंट एसेट पढ़ लिया है, फिक्स एसेट पढ़ लिया है, तो उनको पहले ये बताना जरूरी है कि इसमें से फाइंड आउट करना है कि सही ऑप्शन में सबसे पहले करंट एसेट्स कौन से आते हैं। देखिए कैश, ये भी करंट एसेट्स में आ जाता है, विच वी कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ पीरियड ऑफ द 1 ईयर। फिर उसके बाद स्टॉक, ये हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बेटा डेटर्स, डेटर्स भी हमारे पास है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है दैट इज द बिल्डिंग। ये पॉइंट क्लियर? अब मैं अपना ऑप्शन, मैंने ये वर्किंग बनाई, तो मैंने पेपर में एग्जाम में अपने वर्किंग बनाने के दौरान इसको सही निकाला। अब मुझे चेक करना है एग्जाम में क्या ये ऑप्शन है 2 3 1 4, नहीं है तो मैं गलत निकाल दूंगा। नेक्स्ट 1 4 2 3, ये भी नहीं है। नेक्स्ट 3 1 4 2, नहीं है। 3 4, ये देखिए आपका ऑप्शन मैच हो। ठीक है जी, जब आप अपनी वर्किंग शॉर्ट में बनाएंगे तब आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके साथ टैली करवा देगा जो जेकेएसएसबी ने अपने ऑप्शंस दिए गए होंगे। क्लियर? तो आपका 1 मार्क्स भी आपका जो एग्जाम में है ये भी आपके हाथ में, सिर्फ करने का वे है। आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए कि डाउट नहीं रहे। आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि करंट एसेट फिक्स एसेट क्या है, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, उसके बाद आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी उसके बीच में। ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अब हमारे पास आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कल को ये मत कहिएगा कि भानु सर ने ये नहीं करवाया था, वो नहीं करवाया था। एक एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से टाइप किया है, आपके लिए बनाकर लाया हूं क्वेश्चन, और हर एक पैटर्न के वे में अकाउंटेंसी के क्वेश्चन में कैसे पूछे जाएंगे वो बताने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है, ये देखिए स्टेटमेंट 1 है यहां तक एंड स्टेटमेंट 2 है यहां पे। ठीक है जी, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको पता है कि लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अकाउंट शो द फाइनेंशियल रिजल्ट, बिल्कुल बताता है। ऑफ द कंसर्न फॉर ए पीरियड, बिल्कुल सही, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाना जरूरी। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब मैंने खर्चे आपको दो तरह के बताए थे, डायरेक्ट एक्सपेंस बताए थे, इनडायरेक्ट बताए थे। तो डायरेक्ट जो होते हैं वो ट्रेडिंग में जाते हैं, इनडायरेक्ट जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। आर चार्ज अगेंस्ट द ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि मेरे को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में मैं नेट प्रॉफिट निकालता हूं और उसमें मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डालता हूं। तो मैं तो अपने कॉन्सेप्ट में पूरा श्योर हूं कि ये चीज उसके बारे में बताई गई हुई है। जाहिर सी बात है, ऊपर की स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट के साथ टैली हो रही है, क्या उसका सही रीजन पूछा जा रहा है, तो वही आपको मार्क करना है। अब चलते हैं, तो दोनों जो है स्टेटमेंट मेरी तरफ से तो सही है, तो मैं पहले क्या करता हूं, गलत वाली इसमें लिखा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड वाली इनकरेक्ट, तो ये बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो मेरी सही है। मैं पहले दोनों गलत वाले बाहर निकाल, क्या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये होता सेम असर्शन रीजन की तरह ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। बट ये कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये तो मैंने, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। नेक्स्ट उसके बाद बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यही आपको आपका एग्जाम में 1 मार्क्स इस तरह। तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि उसमें पेपर क्वेश्चन टफ आ जाएगा, टॉपिक वही है, जस्ट चेंज द वे। और आपको उस ट्रिक को कैसे चलना है वो आज की क्लास में आपको क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहते हैं हमें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। सबसे पहले द प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अनसर्टेन क्या होता है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता, अनसर्टेन है बट मैं उसे एस्टिमेट लेके चलता हूं, विच कैन बी मेजर, बट अनसर्टेन कॉन्टीजेंट के नाम से भी होता है, पहले उसकी हम पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री, रिलायबल बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, तो हम उसे क्या कहेंगे, जिस चीज को मैं एस्टिमेट पे लेता हूं, अनसर्टेन अनहैपनिंग अनकॉन्टीजेंट, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि क्या होगा, बट उसके दौरान मैं उसे क्या करता हूं, एक एस्टिमेटेड लेता हूं। तो मैंने आपको एक बताया था प्रोविजंस और एक रिजर्व। रिजर्व होता है फ्यूचर हैपनिंग के लिए, जो अचानक से हो जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, वो पैसा पहले ही रिजर्व में,
प्रोविजन होता है एक एस्टिमेटेड होता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, बट वो करंट ईयर के लिए होता है, दैट वी हैव टू पे, एंड दिस इज द option, right option that you have to be marked in the exam regarding for the प्रोविजन। क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन एक साल के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ता है, दैट इज ए लाइबिलिटी फॉर योर बिजनेस एंड इट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट एंड नॉट एन एग्जैक्ट अमाउंट। प्रोविजन के बारे में ये लाइन शॉर्ट में, जिसने कभी नहीं प्रोविजन पढ़ा, प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट के लिए बनाया जाता है, एक्चुअल या एग्जैक्ट अमाउंट के लिए नहीं बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट? तो भाई साहब, जिन्होंने रियल अकाउंट्स, मेरे तीनों अकाउंट मैंने पूरा यूट्यूब पे उसका लेक्चर डाला हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट जो होते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है वहां पे भी, मैं अभी भी यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में, टेंजिबल और इनटेंजिबल में। ठीक है जी। अब सही ऑप्शन जो है मुझे रियल अकाउंट के ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सा रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या कहता है। सैलरी, अब मैं एक एक करके गलत बाहर निकालूंगा। सैलरी तो भाई साहब खर्चा है, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं है, पहले बार हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है जी, रियल अकाउंट, बैंक, तो वो जो है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो आगे चलते हैं। कैश, ये कैश जो है ये रफली बना रहा हूं, अभी ऑप्शन नहीं मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ ये चेकिंग करनी है कि मेरे कौन कौन से उसमें से अकाउंट बचते हैं। कैश ये है। फिर उसके बाद बिल्डिंग, टेंजिबल है, विच वी कैन सीन एंड टच, बड़ा ऑप्शन। उसके बाद गुडविल, ये भी सही ऑप्शन है, इंटेंजिबल एसेट व्हिच वी कैन नॉट सी एंड टच। नेक्स्ट, सिक्स, ट्रेडमार्क, दैट इज आल्सो एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच वी कैन नॉट सी एंड टच, दैट इज ए पॉइंट। क्लियर हो गया। अब मैं इस ऑप्शन को जब मैं अपने पेपर में रफली वर्किंग बना ली, मैं टैली करूंगा, 2 3, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो है नहीं है, देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 और 5 वाला नहीं है क्योंकि चेंज हो गया, 2 3 4 और 4 एंड 6, ये देखिए यही आपका सही ऑप्शन है और लास्ट वाला जो गलत हो। चलिए, तो इस वे में जो होगे ना, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपने क्रोनोलॉजिकल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एजर्शन बेस पे इन क्वेश्चंस को, बट टॉपिक वही है, सिर्फ आपको क्या करना है, रियल अकाउंट को थोड़ा सा चेंज करके उसने क्या कर लिया, पूछ लियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसीप्ट? इन सब में से यह बताना है कि आपका कैपिटल रिसीप्ट जो नहीं है। कैपिटल रिसीप्ट कहां से आती है? जब कोई आप प्रॉपर्टी बेच देते हैं हमेशा के लिए, मेरा ये घर था मैंने बेच दिया और उससे मुझे पैसा आ गया, दैट इज ए कैपिटल रिसीप्ट। अब इसमें से बताना है रिसीप्ट फ्रॉम सेल्स, सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा आ रहा है, सामान बेच रहा हूं, दैट इज द कैपिटल रिसीप्ट। फीस रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज, चाहे मैं गुड्स बेचूं या सर्विसेज, तो वो क्या है, वो कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी मैंने जो है, ये भी मेरी कैपिटल पे ही जो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, आपने पैसा बैंक में डाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका मंथली बेसिस पे होता है। तो सही ऑप्शन जो होगा दैट इज ऑफ, ये इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसिप्ट बतानी है, कौन सी नहीं है, पर ये तो सारी हैं, इसलिए मैंने इसे ऑप्शन क्या मार्क किया, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एजर्शन रीजन पे क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले एजर्शंस पूरा बाहर निकालिए और रीजन उसका, चलिए अब दोनों की स्टेटमेंट को टैली करना है कि क्या इसमें से, ऑप्शन को नहीं, मेन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब टैकल करना होता है, काफी सारे बच्चों के लिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है, घबराने वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से बड़े तरीके से चलाना पड़ता है कि इसमें एजर्शंस और रीजन जो क्वेश्चन है कैसे। फिक्स एसेट, मैं क्लियर हूं कि भाई फिक्स एसेट्स के बारे में पूछ रहा है, मैं जानता हूं कि फिक्स एसेट्स क्या है, इज ए टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इज एन एसेट्स held within the intention of the used for the purpose of producing or producing providing goods and services। अगर मैंने कोई बड़ी ब्राह्मणा में प्लांट लगाया है, उससे मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूं, लोगों के डिमांड्स को पूरा करता हूं, तो वो मेरे फिक्स एसेट्स। बैंक बैलेंस इंप्लाइज बैलेंस ऑफ फंड हेल्ड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब बैंक का बैलेंस जो पड़ा है वो बैंक में पैसा है और बिजनेसमैन जो होता है उसे डेली बेसिस पे यूज करता है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन कर। बट यहां पे मैं रुक जाऊं,
पूछो क्यों? अब यहां पे मैं क्यों रुकूंगा? बेटा जी यहां पे बात हो रही है फिक्स एसेट्स पे और यहां पे बात हो रही है बैंक बैलेंस पे। पीछे सेम हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया, बट वो दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या करती थी? इंटर रिलेट करती थी। यहां पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो अलग हो गई। कैसे? यहां बात हो रही है सर फिक्स एसेट्स पे, बच्चे का दिमाग यहां पे चले, और बैंक बैलेंस का बात हो रही है सर करंट एसेट्स पे। तो यहां जो ऊपर एजर्शन पूछा गया उसका रीजन सेम नहीं है, ये क्या मार्क करना है? इसका मतलब एक स्टेटमेंट सही है बट उसका रीजन सही नहीं है, बट है दोनों एसेट। ये दोनों क्या है? एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक क्या? एसेट के बारे में, और एक फिक्स एसेट और दूसरा करंट एसेट। हाँ, अगर एक एसेट और दूसरी लायबिलिटी के बारे में बात करता फिर स्टेटमेंट 1 और सेकंड इज फॉल्स। अब आपको यहां पे क्लैरिटी हो इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना। ठीक है जी। तो पहले जो होगा मैं गलत वाला बाहर निकालू, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, गलत, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये गलत। दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है ही नहीं है क्योंकि उसका रीजन नहीं है, ये मैं बाहर निकालूंगा तो मेरा रीजन खुद बाहर निकल आएगा। जहां एजर्शन जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है एजर्शन स्टेटमेंट में, जो बच्चे मुझे स्पेशली कॉल करके मैसेज भी जब ड्रॉप करते हैं, फोटो क्लिक्स कर कर भेजते हैं, वो कहते हैं सर इसको कैसे डील करें, ये है रीजन। आपको मेन जो स्टेटमेंट देखनी है, एजर्शन का रीजन अगर सेम है तो उसके लिए आपने ऑप्शन की और उसका एक्सप्लेनेशन भी सेम उसके साथ रिलेटेड, जैसे हमने लीगल फीस के बारे में पीछे पढ़ा, उसका नीचे लीगल वे में ही बताया गया था ओनरशिप राइट के बारे में। यहाँ पे तो बात ही नहीं बन रही, एक लाइन कहीं जा रही है एक लाइन यहां से, आपको पता चलेगा कि एजर्शन और रीजन जो है वो सही है बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता। क्लियर हो गया जी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आ गया बेटा जी हमारे पास किसके ऊपर टॉपिक? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट आया। अब फिक्स एसेट जो है इसमें ऑप्शन दिए गए, यहां पे भी देखिए जल्दबाजी, अभी तो मैं यहां पे टाइम ले लेकर पढ़ा रहा हूं, वहां पे तो एक एक मिनट आपके लिए गेम। ओपनिंग स्टॉक दिया है सर, परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया और सीओजीएस। तो बेटा जी मैंने सीओजीएस का फॉर्मूला तो आपको पहले बताया था, ओपनिंग स्टॉक फिर मैं दोबारा लिख कर दे रहा हूं, प्लस परचेज, ठीक है जी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये पूरा फॉर्मूला। इसके लिए एक और फॉर्मूला था सीओजीएस का, मैंने बताया था। ठीक है जी, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा सेल्स माइनस दैट इज, दोनों फॉर्मूले दोबारा लिख दिए। अब आपको एग्जाम में ऑप्शन लगाना है, मार्क करना है, कैलकुलेट फॉर्मूले आपके सामने हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले ए माइनस बी, क्या ओपनिंग स्टॉक में से परचेज निकल सकता है? क्या ये ऑप्शन बनेगा? भी नहीं। ए माइनस बी तो वो पहले ही भी नहीं बन रहा था, वो अब भी नहीं बनेगा, ये भी एक तरीका है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा जब भी डिफरेंस आता है वो क्लोजिंग स्टॉक के साथ आता है। क्लियर? चलिए ए माइनस सी यहां पे अभी हम होल्ड कर दें, और बी माइनस डी। अब सबसे पहले डी माइनस बी, सीओजीएस में से परचेज को निकाल रहा है, और बी प्लस आपका आ जाएगा किसके साथ? डी के साथ। ये तो इक्वल वैल्यू बना रहा है कि यहां पे भी डी को लेकर चल रहा है और यहां पे भी डी को लेकर। ठीक है जी। अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा? बाकी जब आपने फॉर्मूला ये लगाएंगे इंप्लीमेंट कैलकुलेट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट की बात हो रही है, हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट के बारे में, कि इन सब में से कि करेक्ट ऑप्शन क्या पूछा गया। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस सीओजीएस। बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सेल्स माइनस में जब आप जीपी कर दे, आप उसमें सीओजीएस निकालते हैं तो आपका जीपी ही बाहर आता है। क्या निकलता है? दैट इज योर जीपी। क्लियर? तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है, बिल्कुल होता है। और ये टॉपिक कौन से टॉपिक का है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है जी, माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, बिल्कुल सही है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स होता है, बिल्कुल होता है। तो हम इसे क्या करेंगे? सही। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा ये रहेगा, दैट इज 1 मार्क्स आपके हाथ में रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, या सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन, जिसपे ये हमारे रूल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है इन्वेंट्री, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। इन्वेंट्री स्टॉक होता है, क्या रॉ मटेरियल आता है? बिल्कुल आता है। क्या फिनिश गुड्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या गुड्स इन प्रोसेस आता है? बिल्कुल आता है। तो इन्वेंट्री इज द पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल है कि वो वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा है, ठीक है जी, तो इन्वेंट्री भी आती है। थर्ड पार्ट, ये भी हिस्सा आ गया। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, इन्वेंट्री इंक्लूड्स गुड्स विच लाइकली टू बी परचेज्ड इन द कमिंग मंथ। इन्वेंट्री में हम वही लेके चलते हैं जो गोडाउन में आ चुका हुआ है, हम बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो इसमें से ये ऑप्शन जो होगा वो नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन जो बनेगा आपका, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज टू बी करेक्ट, दैट इज टू बी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो होंगे, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच इज नॉट ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इन सब में से बताना है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो उधार की ट्रांजेक्शन आपने दी है उनके बारे में बताया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जो सिर्फ उधार पे, ठीक है जी। अब चलते हैं, क्या कहता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राम सोल्ड टू हरि, ठीक है जी, 5000, राम सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज, और मैंने आपको बताया था जिसमें नाम ना दिया हो वो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज कैश। राम सोल्ड गुड्स टू हरि फॉर कैश, बिल्कुल सही है, क्या है, कैश की ट्रांजेक्शन। हरि टेक गुड्स फ्रॉम राम इन कंसिडरेशन ऑफ द गुड्स विल बी 5000, हाँ हरि ने सामान लिया और 5000 दे दिया, तो क्या ये कैश की ट्रांजेक्शन है, दैट इज ए कैश ट्रांजेक्शन। तो इनमें से बतानी है कौन सी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं थी, ठीक है जी। तो select the correct answer using the codes given below। तो अगर मैं बात करूं which is not a credit transaction, इनमें से बतानी है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी नहीं थी। भाई साहब उसमें तो पहली वाली ट्रांजेक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं थी, सॉरी पहली वाली थी, और जो सेकंड वाली ट्रांजेक्शन है, थर्ड वाली है और फोर्थ वाली ये हमारी कैश की ट्रांजेक्शन है। तो इसमें जो होगा हम उसे क्रेडिट वाली को छोड़ देंगे, तो इसमें सही ऑप्शन मार्क करेंगे, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमें दूसरी, तीसरी और चौथी ट्रांजेक्शन थी वो बता रही थी कैश के बारे में, बट पहली वाली ट्रांजेक्शन जो है वो किसके बारे में हमें बता रही है, दैट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, अब ये आ गया हमारे पास मैच द फॉलोइंग का टॉपिक, और ये टॉपिक जो है ये मैं आपको बता देता हूं, टॉपिक डेप्रिसिएशन से भी बिलोंग है, और इसमें कुछ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो टॉपिक है वो कहां पे आता है उसके बारे में, और ये मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डैश फॉर द बिजनेस, तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो मेरे बिजनेस के लिए वो मैं उसे देखूंगा कहां पे शो करता हूं, दैट इज ए इनकम, मैं क्या करता हूं, गेन। फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाला। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन 4 और 4 है, ये भी आपको पेपर में एक ट्रिक याद रहेगी, पहले ये ऑप्शन बाहर निकाल दे, गलत है ये, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है का पार्ट बी बता रहा है वो सेकंड वाला है, तो आपके पास अब ये दो ऑप्शन बचे, डैश रिवेल ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें कहां से मिलता है जी, वो हम निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। लास्ट फोर्थ वाले का ऑप्शन क्या रहेगा, 3। अब देखिए बच्चा यहाँ पे तो ट्रिक यूज कर लेगा, सर मैं यहां से बच गया, सर मैं यहां से बच गया, सर मैं यहां से बच गया, मैं यहां से बच गया, बट फर्स्ट बीच वाले में जाएगा, वहां पे तो ऑप्शन मार्क करना है ना, ठीक है जी। अब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो तभी मार्क कर पाएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओवर द पीरियड ऑफ डैश एसेट्स, जब भी हम डेप्रिसिएशन एक चार्ज करते हैं वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। तो थर्ड वाले का ऑप्शन क्या बन रहा है, फोर्थ, देखिए फोर्थ ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला आप मैच कर, हमारे पास आता है एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपको जो बताया एजर्शन स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग, ये मेरे आज के क्वेश्चंस थे आपको बताने के लिए कि अगर आपको पेपर में इन चीजों का सामना करना पड़े तो वहां घबराने वाली बात नहीं कि हमने ये नहीं पढ़ा था, ये छूट गया हुआ है। और मेरी आज आप सबसे दोबारा एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अपने लाइक्स, शेयर और इसे कमेंट जरूर करिएगा। आज के सही अगर आप चाहते हैं इसी तरह से मैं आपके लिए और कुछ नए क्वेश्चंस लाऊं
इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन जोर बनाकर लाऊं, तो ये आज आपके जो कमेंट्स और आपके शेयर होगा, तो उसी के बेसिस पे मुझे पता चल पाएगा कि मुझे लेक्चर बनाना है या नहीं। ठीक है, वो आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, बट आज का फीडबैक जरूर देकर जाइए। ऑन द इनकमिंग ऑफ ए न्यू पार्टनर, देखिए जी पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आ गया, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म्स आर रीवैल्यूड। जो एसेट और लायबिलिटीज होते हैं पार्टनरशिप के बेसिस में, क्या उन्हें रीवैल्यूड किया जाता है? बिल्कुल। ये आपका आ गया किसके बेसिस पे? दैट इज द असर्शन की स्टेटमेंट बात कही है, और बिल्कुल इसने स्टेटमेंट जो है वो सही कही हुई है। फिर उसके बाद बात करता है रीजंस पे। रीजंस की बात करेंगे, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू एज वेल एज द ओल्ड पार्टनर। क्या ये बेनिफिट माना गया है कि एज वेल एज द न्यू एज द ओल्ड पार्टनर? बिल्कुल माना गया हुआ है कि हमारे जब भी एडमिशन होती है, दोनों पार्टनर्स को हमारा गेन या लॉस भी बेयर करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसके लिए फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी, दैट इज ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट, बिल्कुल गलत होगी। ठीक है जी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये भी गलत होगी। नेक्स्ट उसके बाद बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। तो मैं तो स्टेटमेंट दोनों कंसीडर, क्योंकि वो दोनों को बेनिफिट लेके चलेगा, तो इससे आपका एक मार्क्स जो होगा वो आपको कवर कर दिया जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी टॉपिक आपका पार्टनरशिप के बेसिस पे आ गया। इसमें मैच द फॉलोइंग आपने करना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ढूंढना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो थर्ड वाले का ऑप्शन क्या बनेगा? आपका सेकंड वाला। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसके लिए आपका सेकंड वाले का ऑप्शन बनेगा थर्ड वाला। ठीक है जी, उसके बाद एडमिशन की बात होगी, तो एडमिशन के लिए ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस शेयर, तो फोर्थ वाला। उसके बाद न्यू रिटायरमेंट की बात होगी, ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट वाला। तो 4 3 2 4 4 1 3 2 4 1 3 2। एक मिनट चेक करने दीजिए, लग रहा है गलती कर दी है, दोबारा से चेक करते हैं। चलिए दोबारा से, जल्दी में मैंने गलती कर दी है, तो मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी एग्जाम में। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस रेशियो। ठीक है जी, थर्ड वाले का क्या निकला? सेकंड वाला। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेकंड वाले का आंसर क्या निकला? थर्ड वाला। ठीक है जी, उसके बाद 3 1 4 3। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद न्यू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करेंगे, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या निकलेगा? फोर्थ वाला। 4 3 2, और लास्ट वाले का ये रहा आपका सही ऑप्शन, 4 3 2। ठीक है जी, लास्ट वाले का ऑप्शन रहेगा आपका। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें सारे क्वेश्चंस मैंने आपका एक मिक्सचर बनाया, जो जेकेएसएसबी सिलेबस में आपको दिया गया हुआ था। इसमें मैंने आपके हर एक टॉपिक, डेप्रिसिएशन के भी क्वेश्चंस लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस लिए, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस लिए, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स, जो भी अलग अलग टॉपिक्स में मैंने आपको सेम पैटर्न में बताए। ठीक है जी, तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे जाने से पहले आज के इस लेक्चर के बारे में जरूर बताइए कि आप सबका आज का सेशन इस टॉपिक पे कैसा रहा, कैसा आप सबको इस लेक्चर के बारे में लगा। और जो हमारे बच्चे एस्पायरेंट जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और डिमोरलाइज मत होइएगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर रखने हैं, क्वेश्चन किसी वे में भी आ जाए, आप डिमोरलाइज मत होइए कि आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको दिक्कत देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ टॉपिक क्लियर। ठीक है, बाकी आपकी कोई क्वेश्चन की क्यूरी है, कोई डाउट है, कुछ भी, वॉट एवर यू हैव टू फेस प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर, यू हैव टू पुट योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें मिले, और उनकी तैयारी में परफॉर्मेंस और अच्छी बेहतरीन हो। अगर आप सब चाहते हैं कि मैं दोबारा इस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लाऊं, अकाउंटेंसी के और क्वेश्चन इसी वे में नए क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट करूं, तो आज कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन। बहुत जल्द मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू जी।